सर नमस्कार। नमस्कार। सर, हमारे और बच्चों के मन में मतलब एक विचार आया है। मैं उस विचार का कुछ उत्तर जानना चाहता हूँ आपसे कि हमारे स्कूल में करीबन 25 साल हो गए खुले आपने। बिल्कुल बिल्कुल हो गए। तो इसके पीछे भी आपका क्या मतलब विचार था? स्कूल क्यों खोलना चाहते थे आप? अच्छा, आपके भी मन में ये विचार क्यों आया? स्कूल खोलने का मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्कूल खोलने का तो विचार मेरे अंदर शुरू से ही था। अच्छा जी। जब मैं बीएड कर रहा था, अच्छा सर। तो उस समय पूरे कॉलेज के अंदर करीबन ये समझो कि 150 के आसपास स्टूडेंट थे, और उनमें से सिर्फ दो बच्चों ने ही स्कूल ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट लिया था। अच्छा जी। और सभी को एक अजीब सा लग रहा था कि भाई पूरा स्कूल के पास नॉर्मल सब्जेक्ट थे और हमने एक अलग सब्जेक्ट का चुनाव किया। तो ये समझ लो कि मेरे अंदर मन में कहीं ना कहीं शुरू से ही थी कि मैं स्कूल खोलने का विचार था, स्कूल को ऑर्गेनाइज करने का विचार था। तो अब मैं जैसे पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे अपनी उन चीजों के बारे में याद आता है कि यह जो चीज थी ना, वो एक साथ नहीं पनपी थी। अच्छा जी। वो मेरे अंदर थी ही कि मैंने स्कूल ही करना है। अच्छा जी। तो सर जैसे आप तो जैसे भिवानी रहते थे और भिवानी की बजाय आप बाड्या ब्राह्मण गांव में आए और बाड्या ब्राह्मण में ही स्कूल किया आपने, तो क्या कारण रहा था इसका? अच्छा, वो जब मैंने एमए बीएड में कर चुका था। अच्छा जी। तो मैं पूरी तरह से अपने दिमाग को पक्का कर चुका था कि मुझे स्कूल ही करना है, और इसकी शुरुआत मैंने भवानी खेड़ा में कर दी थी। अच्छा जी। वहां मैंने कोचिंग सेंटर खोला, अपेक्स कोचिंग सेंटर के नाम से। अच्छा। मैं थोड़ा सा उस एरिया को जानना चाहता था। अच्छा। और ईश्वर की कृपा से वह कोचिंग सेंटर बहुत अच्छा चला। उसमें करीबन 80 के आसपास बच्चे आते थे ट्यूशन पढ़ने के लिए ग्रुप में। अच्छा। और सभी बच्चे 10th और 12th के ही होते थे। अच्छा, मतलब फर्स्ट ईयर से ही बहुत अच्छा चला। अच्छा। और फिर उसके बाद मैंने मन बना लिया था कि मैं वही स्कूल करूंगा, लेकिन फिर एक मन में ख्याल आया कि जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो टीचिंग का जो प्रोफेशन है ना, वो मैंने बहुत ही कम उम्र में स्टार्ट कर दिया था। अच्छा सर। जब मैं 12th में पढ़ता था तभी मेरे मौसा जी थे, वो मेरे गुरुजी भी थे। अच्छा जी। तो उनके पास मेरे जो बड़े भाई हैं शिव कुमार शर्मा, अच्छा, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एक बड़ी कंपनी में। तो वो तब बीकॉम के दौरान जो बीकॉम करते थे, तो उनके पास ट्यूशन एक मैथ टीचर के रूप में जाते थे। अच्छा जी। और जब वो सीए करने लग गए बीकॉम के बाद, तो फिर मौसा जी ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट किया कि मैं उनके बच्चों को मैथ पढ़ा दूं। अच्छा सर। और मैं खुद ही 12th में पढ़ता था। अच्छा जी। तो मेरे लिए एक चैलेंजिंग काम था ये, लेकिन उनके मोटिवेशन के बाद थोड़ा सा मेरे अंदर हिम्मत आई और मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। तो वहां से मेरे अंदर एक टीचर का जो गुण था वो मेरे अंदर से एक बाहर आने लगा। अच्छा जी। और मुझे अच्छा लगने लगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, उस समय से लेके जब मैंने भवानी खेड़ा में कोचिंग सेंटर किया था, तब तक मैं लगातार पढ़ा ही रहा था। तो पढ़ाने की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चे खुश थे मुझसे। पता नहीं, फिर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझे कुछ साथ साथ में और भी पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ाई कंटिन्यू रखी, बीच में कभी छोड़ी नहीं। फिर मैं एलएलबी करने लगा। अच्छा जी। तो एलएलबी करने के दौरान कुछ समय तक मैं गंगानगर भी रहा। अच्छा जी। तो फिर बीच बीच में आगे अपना कोचिंग सेंटर भी जैसे चलाता था। तो इसी दौरान क्या हुआ कि बाड्या ब्राह्मण में एक घटना घटी। यहाँ पर एक सजन कुमार शर्मा थे, वो भी वो यहाँ पर स्कूल चलाते थे। बड़े अच्छे टीचर थे वो। अच्छा। जैसे लोगों ने मुझे बताया, बच्चों ने बताया, पता नहीं वो गांव के अंदर ही किसी मकान के अंदर स्कूल चलाते थे, गैर मान्यता प्राप्त स्कूल था। अच्छा। और वहां पर उनका अड़ोस पड़ोस में किसी से झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि उन्होंने मतलब कैसे भी था, निराशा में या जैसे भी, गांव ही छोड़ दिया। अच्छा जी। और बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया था।
वो बीच में छोड़ के चले गए? हाँ, बीच में छोड़ के चले गए थे। और मामा जी को, जैसे कि आपको पता ही है कि बाडा ब्राह्मण मेरा नानका है। हाँ जी। तो मामा अशोक को पता ही था कि मैं इस लाइन में हूँ। अच्छा। तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया गांव वालों के कहने पर, और उन्होंने कहा कि भाई बच्चों का भविष्य जो अधर में लटका हुआ है, अगर आप इनका एक साल मतलब हाँ, वो मेरे पास अप्रोच की उन्होंने। अच्छा, इन बच्चों को इनका भविष्य सवारे आगे। हाँ, इनका बच्चों का जो भविष्य अधर में लटका हुआ है, इनको कोई ट्रैक मिल जाए। अच्छा। तो मैं यहाँ पर आया, और आपको सुनकर मतलब अजीब सा लगेगा, आश्चर्य लगेगा कि एक भीड़ थी, करीबन 100-125 बच्चे थे उस दौरान। अच्छा जी। और वो बच्चे कोई कह रहा था मैं 6th में पढ़ता हूँ, कोई कह रहा था मैं 7th में पढ़ता हूँ, कोई 9th और 10th तक के बच्चे थे। अब किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं। अच्छा, मुंह जुबानी जो बच्चा बोल रहा है उसी पे विश्वास किया जी? उसी पर हमने भरोसा किया, मतलब रिकॉर्ड कुछ नहीं था उन बच्चों का, और एक अजीब सी स्थिति थी। फिर मैंने जैसे गांव वालों से ये कहा कि कोई नहीं, स्कूल तो मैं चला लूंगा। अच्छा। क्योंकि मैं भी उस समय बेरोजगार ही था, और मेरी रुचि भी इसी लाइन में आने की थी। अच्छा। फिर ये गांव जो था मेरा परिचित गांव था, मेरा नानका था। हाँ, और सभी लोग मुझे जानते थे, मुझे भी अच्छा फील हो रहा था कि चलो लोगों का सपोर्ट है मेरे साथ। अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि मैं उसी स्कूल को तो नहीं चलाऊंगा। अच्छा। मैं अपना स्कूल एक अलग खोलूंगा, और ये बच्चे मेरे स्कूल में आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। अच्छा, मतलब आपने नए तरीके से शुरुआत की? हाँ, मैंने एक नई शुरुआत की, और मैंने कहा कि मुझे जगह चाहिए, एक तो सार्वजनिक जगह होनी चाहिए, मैं किसी के मकान में नहीं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। तो फिर उस समय गांव के सरपंच थे महावीर शर्मा। अच्छा, बड़ा गांव। हाँ, बड़े सपोर्ट की उन्होंने भी। तो उन्होंने मुझे जगह अवेलेबल करा दी। दादी गोरी के साथ में जो जगह थी, अच्छा जी, मतलब यात्रियों के रुकने की, अच्छा, धर्मशाला कह सकते हो, वो, और एक सामने और धर्मशाला है, वो जगह प्रोवाइड करा दी कि आप अपना स्कूल यहाँ चला लो। अच्छा, यहाँ मतलब बच्चों को पढ़ा लो? बच्चों को पढ़ा लो। तो मुझे अच्छा लगा उन बच्चों को उस दौरान पढ़ाते पढ़ाते। और मेरा विचार देखो यही था कि मैं एक अच्छा बढ़िया परफेक्ट स्कूल खोलूं, जिसकी अपनी मान्यता हो, जिसका अपना एक रुतबा हो। तो मुझे सब चीजें अच्छी लगी, लोगों का सपोर्ट था मेरे साथ, सभी मेरा सपोर्ट कर रहे थे, और गांव के लोग जो थे भी, जो उनसे बन पा रहा था वो पूरी तरह से सहयोग कर रहे थे। अच्छा। तो फिर मैंने विचार बनाया कि क्योंकि मैंने तो स्कूल खोलना ही था। आपकी शुरू से ही रुचि थी? शुरू से ही रुचि थी। मैं यहाँ नहीं तो भवानी खेड़ा खोलता स्कूल। अच्छा, ये पक्का निश्चित था। अच्छा। तो मैंने यहाँ पर लैंड देखनी स्टार्ट की। तो मुझे मेन रोड पर तो लैंड नहीं मिली, फिर यहाँ पर मामा जी की लैंड थी। अच्छा। उन्होंने अपनी लैंड में से मुझे लैंड दे दी स्कूल बनाने के लिए। और मैंने यहाँ पर स्कूल स्टार्ट कर दिया उसी दौरान, क्योंकि मेरा निर्णय तो पक्का था, कोई कंफ्यूजन नहीं था कि भाई मैं टेस्ट करूंगा और करूंगा, क्योंकि सभी परिचित थे मेरे। परिचित थे, और आपकी मतलब शुरू से ही रुचि थी जी? आप शुरू से ही रुचि थी। हाँ, मैं क्वालिफाइड था, और साथ में मेरी LLB भी हो रही थी, और बाद में फिर मैंने MA इंग्लिश भी किया है स्कूल के दौरान ही, वो कोरेस्पोंडेंस किया था। अच्छा जी। तो सर दूसरा, जैसे स्कूल का नाम देखते हैं हम, बहुत से स्कूल मतलब जैसे देखते हैं कोई मॉडर्न नाम रखते हैं। हाँ। लेकिन आपने इस स्कूल का जैसे नाम गोरिजा ही क्यों रखा? बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। गोरिजा नाम रखने के पीछे भी एक कारण था। मैं कोई विदेशी नाम रखना नहीं चाहता था, क्योंकि भारतीय मूल्यों की मुझे बड़ी ही मतलब एक वो है, आस्था है मेरी। अच्छा जी। तो मैं भारतीय मूल्यों से जुड़ा हुआ कोई नाम रखना चाहता था, और ऐसा नाम भी रखना चाहता था जो सबको अच्छा लगे, और सबको मतलब सुनने में भी अच्छा लगे, और कोई आपत्ति भी ना हो। तो क्योंकि मैं दादी गोरी की शरण में था। हाँ, दादी गोरी का इस मतलब आप देखो, स्कूल का शुरुआत दादी गोरी के उसमें प्रांगण में ही स्टार्ट हुआ था, एक गोरिजा स्कूल। अच्छा जी। ये बात है 2000 की, करीबन अगस्त महीने के बीच की है शायद। अच्छा। तो वो हमने दादी गोरी में ही स्टार्ट किया था मंदिर। हाँ जी। और
मैं दादी गौरी का से संबंधित ही कोई नाम रखना चाहता था। फिर मैंने जो यहाँ के सरपंच थे मामा महावीर, उनसे थोड़ा सा विचार विमर्श किया तो उन्होंने दादी गौरी का प्राचीन नाम मुझे सुझाया। अच्छा जी। गोरीजा। गोरीजा मतलब प्राचीन नाम? हाँ, प्राचीन नाम था दादी गौरी का ही। अच्छा जी। तो फिर मुझे भी अच्छा लगा, मैंने औरों से भी सलाह की, सबको अच्छा लगा और हमने इस तरह से गोरीजा नाम रख दिया। ये सब दादी गौरी के लिए ही है। मतलब दादी गौरी के नाम, दादी गौरी को ही समर्पित नाम है। अच्छा जी। जैसे स्कूल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बिल्कुल। और आपने इसको +2 तक की मतलब मान्यता ली है, चलाने का लक्ष्य रखा था। बिल्कुल। तो उसको चलाने के लिए मतलब तो आर्थिक समस्याएं होती है, तो उसके पीछे आपका क्या? बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हो। आपको प्रोजेक्ट एक बड़ा प्रोजेक्ट था, +2 तक का स्कूल, और गवर्नमेंट के नए नियम आ गए थे। उन नियमों के तहत नए नियमों से स्कूल बनाना तो वाकई में बड़ा प्रोजेक्ट बन गया था जी। क्योंकि 2-2.5 एकड़ के अंदर स्कूल बनाना और फिर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार बनाना। तो सर इसके लिए सबसे बड़ी सपोर्ट थे मेरे पेरेंट्स। अच्छा जी। माता पिता ने मेरा खूब सहयोग किया जितना वो कर सकते थे। बड़े भाई ने भी पूरा सहयोग किया, और बाकी अगर कोई कमी रह गई थी तो वो ईश्वर की कृपा से मुझे लोन अवेलेबल हो गया था कलवा बैंक से। अच्छा जी। तो समस्याएं आई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चे भी स्कूल में आने स्टार्ट हो गए, तो ये प्रॉब्लम्स कम होती गई समय के साथ साथ, कम होती गई, और मैंने इन पर काबू पा लिया और अपने प्रोजेक्ट को ये समझ लो कि बहुत ही कम समय में पूरा कर पाया इन सब के सहयोग से। तो माता पिता का योगदान तो देखो हमेशा ही रहेगा, और उनके आशीर्वाद और उनकी कृपा के बगैर तो कुछ हो भी नहीं सकता, कोई काम संभव भी नहीं हो सकता। और मामा अशोक ने भी बड़ी सपोर्ट करी स्कूल के निर्माण में। अच्छा। उनके योगदान को भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने भी जो बेचारे वो सपोर्ट कर सकते थे इस स्कूल को उठाने में, उन्होंने बखूबी निभाया जी, पूरी सपोर्ट की है। हाँ। जैसे आपने स्कूल का निर्माण किया, उस समय आसपास के जो गांव के जैसे लोग थे और बच्चे आपके साथ जुड़े, तो वो कैसे संभव हो पाए? देखो, वो संभव हो पाया, गांव के लोगों ने मेरी सपोर्ट की। बाडा ब्राह्मण के बहुत से लोग थे, जैसे कि मामा सरपंच महावीर, क्या सबसे ज्यादा मतलब मामा अशोक, नाना इंसाराम, एक श्री भगवान भी थे, मामा जी लगते थे। अच्छा। एक दूसरे श्री भगवान भी थे, हैप्पी के फादर, वो, और नाना रतन। अच्छा। उन्होंने, और मामा जी थे। मतलब गांव के ना किसी भी व्यक्ति को बोला जाता था कि भी आप हमें दूसरे गांव के लोगों को कन्विंस करना है, अपना स्कूल के बारे में बताना है, तो सभी साथ चल पड़ते थे। आपका सपोर्ट करते थे वो? बिल्कुल सपोर्ट करते थे, और समझाने का काम मेरा रहता था। मतलब वो आपको दिशा दिखा देते थे? वो दिशा दिखा देते थे, लोगों के बीच ले जाते थे मुझे, और वहां पर जो भी स्कूल से संबंधित जो भी क्वेरी होती थी, क्वेश्चन होते थे, उनके जवाब मैं देता था, क्योंकि मेरा एक विजन था, एक जिस विजन के साथ मैं बढ़ रहा था वो सब तो मुझे ही बताना था। बिल्कुल। तो इस तरह से पास के गांव के लोग मुझसे कन्विंस होते गए, और बच्चों को उन्होंने भेजना स्टार्ट कर दिया। बाडा, जटान से, भर्री से, डाया से, हरिता से। हरिता के गांव के सरपंच का भी बड़ा एक सपोर्टिंग रोल रहा है। अच्छा जी। उन्होंने भी पूरी सपोर्ट की है। बाकी गांव, बाडा जटान के सरपंच ने भी पूरा सपोर्ट किया, भर्री के सरपंच ने भी। ये लोग पूरा सपोर्ट कर रहे थे, पूरी मदद की थी इन्होंने, और इस तरह से स्कूल ग्रो करने लग गया। 4-9 तक के भी बच्चे आने लग गए, क्योंकि स्कूल की ख्याति धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर तलवंडी के भी आने लग गए, और फिर आने वाले सालों में सिहाड़वा, बुरे, दुबेठा, अच्छा जी, और दरियापुर, रानी दरियापुर, चनाना, इन सब गांव से बच्चे जुड़ते गए। अच्छा। और स्कूल ग्रो होने लगा। एक क्वेश्चन हो रहा मेरा, जैसे भाई, जैसे आप बता रहे हो भाई, इतने गांव से मतलब बच्चे जुड़ गए, और इतने बच्चे जुड़ने के बाद आपने
उनको किस तरीके से अच्छी क्वालिटी दी? बिल्कुल सही पूछा आपने। इसमें हमारे टीचर्स का बड़ा योगदान है। अच्छा जी। सबसे बड़ा योगदान है प्रिंसिपल मैम कविता शर्मा का। अच्छा जी। क्योंकि 2002 में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा जी। दिसंबर 2002 में। तो उसके बाद मैम ने जल्दी ही स्कूल को ज्वाइन कर लिया था, महीना 2 महीने के बाद ही। अच्छा जी। और क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था फैलने के बाद में इंटरनल जो ऑपरेशन था वो एक संभालना एक बहुत ही मतलब सिस्टमेटिक ढंग से जरूरी था। हाँ जी। तो मैम ने पूरा योगदान दिया, मैम ने ऑफिस संभाला। अच्छा, मैम का पूरा योगदान है जी? बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इतनी बड़ी संस्था मुझ अकेले से चल पाना संभव नहीं था। अच्छा जी। और इसके अलावा हम जो टीचर हमसे जुड़े थे शुरू से वो भी बड़े मेहनती थे। अच्छा जी। जैसे दाया से नरेंद्र सर जुड़े थे और हरिता से सन्नी सर थे। अच्छा जी। और बाडा जाटान से संजीव सर थे। अच्छा जी। ये सब बड़े ही मेहनती टीचर थे। एक उधर से आते थे मंगाली साइड से प्रेम सिंह जी। अच्छा। आजकल वो लेक्चरर हैं हिंदी के, शायद प्रिंसिपल भी बन गए हो। अच्छा। तो इन एक बुरे से भी आते थे सोमवीर जी। अच्छा। पीटीआई थे। तो उन सब ने मतलब खूब सपोर्ट किया और स्कूल के अनुशासन को बनाने में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने में मेरी पूरी मदद की। और इस तरह से धीरे धीरे दोनों तरफ से, बाहर से भी मुझे सपोर्ट मिल रही थी लोगों की और अंदर भी सिस्टम अच्छा बना हुआ था, तो लोगों का विश्वास बढ़ता चला गया जी। रहे हो कि शुरुआत से ही मतलब टीचरों का आपके साथ काफी सहयोग रहा है, क्या वर्तमान समय में भी टीचरों का आपके साथ सहयोग रहा है? सर ये समझ लो कि मैं इस मामले में बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूँ कि टीचर हमेशा मेरे साथ एक फ्रेंडली वे में रहे हैं और उनका जो एक कंट्रीब्यूशन है ना स्कूल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा रहा है। अच्छा। और अब भी मेरे साथ जो स्टाफ है वो भी बड़े ही सहयोगी हैं और स्कूल के अनुशासन को बनाने में और स्कूल की जो एजुकेशन क्वालिटी को मेंटेन रखने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं आपको बताऊं सर, जैसे आप हो 12-13 सालों से आप हमसे जुड़े हुए हो, शकुंतला मैडम भी लगभग इतने लंबे समय से जुड़ी हुई है। ये एक आपसी फेथ की वजह से, एक ट्रस्ट की वजह से ही जुड़ा होता है इतना लंबा। जी, ये तो होता है। और हमारे नीरज सर तो हमारे स्टूडेंट भी थे। अच्छा, और आज हमारे साथ वो एक कंधे से कंधा मिलाकर इस स्कूल को आगे बढ़ा रहे हैं। बड़े ही अच्छे टीचर हैं, ईमानदार हैं और अपने काम को बड़े ही एक मतलब सिंसियरिटी से करते हैं। मुझे उनकी सभी आदतें अच्छी लगती हैं और बच्चों को वो बड़े एक फनी ढंग से पढ़ाते हैं। और सर हमारे जो मैथ के टीचर हैं योगेश मित्तल जी, वे भी बड़े मेहनती टीचर हैं। हिसार में सेक्टर 14 के अंदर उनका कोचिंग सेंटर है। अच्छा। वहां पर भी वो पढ़ाते हैं स्कूल टाइम के बाद में कोचिंग देते हैं। हाँ, और स्कूल के अंदर भी मतलब अपनी चीजों को बड़े परफेक्ट रखते हैं और बच्चों को बड़े ही एक इतने अच्छे ढंग से पढ़ाते हैं क्योंकि उनका अनुभव काफी है टीचिंग का। और साथ में बड़े ईमानदार भी हैं और लगनी भी है। कोई काम उनको दे दो, चाहे कोई ऑफिशियल काम हो, बड़े ही लगन से करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं। और बाकी के जो टीचर हैं, चाहे वो फ्रेशर भी हो, वो भी बड़े मेहनती हैं। फ्रेशर एक आध टीचर हमारा प्राइमरी सेक्शन में ही है, लेकिन वो भी काफी मेहनती हैं। और मेहनती होने के साथ साथ हमारी जो गाइडेंस है वो भी टीचर्स को रहती है। हम ध्यान रखते हैं हर टीचर के ऊपर, वो क्या कर रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, वो सारा फोकस हमारा रहता है। और इनके अलावा सर मुकेश का भी बड़ा योगदान है स्कूल की ग्रोथ में, क्योंकि जो हमारा ड्राइवर मुकेश है वो अगर समय पर बच्चों को न लाए तो भी डिसिप्लिन की समस्या तो पैदा होती है। बिल्कुल। तो उसके योगदान को भी हम भुला नहीं सकते। कुल मिला के सभी स्टाफ बहुत ही सपोर्टिंग है, चाहे वो तरुणा मैडम हो, चाहे जो बाकी की सिमरन मैडम है और प्रगति है, ज्योति है, सभी अच्छे टीचर हैं। जी सर। और भी बाकी टीचर भी देखो सारे हाईली क्वालिफाइड हैं। प्रीति मैडम है,
और कुछ टीचर तो सर इतने अनुभवी हैं, अपने नर्सरी यूकेजी के मैडम, जैसे नीलम मैडम है, उनका तो करीबन ये समझो 30 साल का अनुभव होगा पढ़ाने का, 30 साल का एक्सपीरियंस है उनका पढ़ाने का। तो इतने अनुभवी टीचर है हमारे पास, तो उनका तो देखो सर बेनिफिट मिलता ही है। आज जो बच्चों की जो डेवलपमेंट है, जो उनके अंदर का टैलेंट उभर रहा है, सब टीचरों के माध्यम से ही उभर रहा है, और मैं उनके प्रति बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, सभी टीचरों के सहयोग से ही संस्था आगे बढ़ सकती है। और मैडम का तो बहुत ही बड़ा योगदान है ही, क्योंकि सारी टेंशन स्कूल की घर पर भी जाती है और घर के काम भी करने होते हैं, तो उनके साथ साथ स्कूल को भी संभालना है। तो सबसे ज्यादा प्रेशर में हम दोनों के अंदर मैम ही रहती है, तो मैम के प्रति भी मेरा बड़ा आभार है। सर, आपने जो मेरे से एक कंपैरिजन पूछा था, जैसे शहर का गांव का, तो मुझे एक और याद आया। वो तो चलो आप थोड़ा सा नेगेटिव कहा, पर एक पॉजिटिव ये है कि सर शहर के जो बच्चे होते हैं ना, हाँ जी, वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं जितने अपने स्कूल के बच्चे हैं। जैसे हम कोई भी कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, तो हमारे बच्चों को 2 दिन के प्रिपरेशन टाइम में बच्चे रेडी हो जाते हैं, और इतनी शानदार परफॉर्मेंस देते हैं कि देखने वाला मतलब अचरज में पड़ जाता है, ये बच्चे कितने दिनों से कर रहे हैं। सर शहर के स्कूलों में ना 2-2 महीने पहले लग जाते हैं तैयारी में, कोई प्रोग्राम होता है तो। और वो भी बच्चे क्लास के सारे बच्चे होते हैं सर, ना मतलब स्टेज पे ये नहीं दिखता कि आपका बच्चा कर क्या रहा है, उस चीज की प्रिपरेशन के लिए 2 महीने मतलब खत्म कर देते हैं। और हमारे यहाँ पे अब जैसे प्रीति मैडम फिलहाल हमारी करा रही है बच्चों की तैयारी, बच्चों की पढ़ाई पर भी असर नहीं आ रहा है सर इस बार, क्योंकि सिर्फ मैडम की एक मतलब सब्जेक्ट पे आ रहा, बाकी सब्जेक्ट तो एज इट इज चल रहे हैं। तो हम इस चीज का भी ध्यान रखते हैं कि सर पढ़ाई पे इफेक्ट कम से कम आए, इस तरह की मतलब कल्चरल एक्टिविटी की तैयारी। कल्चरल एक्टिविटी सर जैसे बच्चों के हम गेम्स कराते हैं, वो भी सैटरडे को फिक्स कर रखे हैं, हाफ डे हम पढ़ाई कराते हैं सैटरडे को, और हाफ डे के बाद बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज रहती हैं, जो गेम्स वगैरह इवेंट है, तो वहां पर भी बच्चों की पढ़ाई खराब नहीं करते। मतलब दोनों काम करवाते हैं, जो बच्चे की एजुकेशन भी और साथ साथ उसका शारीरिक विकास भी, शारीरिक और मानसिक बौद्धिक सारे विकास समय समय पर चलती रहती है प्रतियोगिताएं। और इस साल तो जितने भी हमने स्कूल में कंपटीशन कराए हैं, खास तौर से दिवाली के आसपास से लेकर अब तक सभी रिकॉर्डेड है, और गोरीजा ज्ञान पर कोई भी देख सकता है, पब्लिक है वो सब। जैसे हम देखते हैं भाई, जो स्कूल खोलना चाहता है और स्कूल खोलने के लिए उनको बहुत सी ऐसी मतलब रिक्वायरमेंट होती है, और मैंने सुना है कि आपने बहुत जल्दी ही इन जरूरतों को पूरा किया, और बहुत जल्दी आपने स्कूल की मान्यता प्राप्त की, तो वो कैसे किया आपने? वो इसलिए जल्दी पॉसिबल हो पाया कि मैं लॉ का स्टूडेंट था, LLB कर रहा था। अच्छा जी। तो मुझे लॉ की थोड़ी सी जानकारी अच्छी थी, बेटर थी औरों से। अच्छा जी। तो मैं जो भी काम कर रहा था नियमानुसार कर रहा था, जो नियम होते हैं, गवर्नमेंट के नियम होते हैं। अच्छा जी। 2003 के अंदर एक नया एक्ट आया था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अच्छा जी। मैंने उसको अच्छे से स्टडी किया, और अकॉर्डिंग टू जो रूल था, एजुकेशन रूल, उसके अनुसार बिल्डिंग तैयार की। अच्छा जी। पूरी सिस्टमेटिक ढंग से जो भी रिक्वायरमेंट थी मान्यता की, मैंने सारी पूरी की। अच्छा जी। और इसलिए मेरी फाइल को कोई दिक्कत नहीं हुई, वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती रही। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2003 के एंड तक हम स्कूल की परमिशन ले चुके थे, +2 तक की। अच्छा जी। हाँ, +2 तक की एक ही साथ, क्योंकि नया जो प्रोविजन आया था उसमें आप 1st से 12th तक की मान्यता ले सकते थे। तो हमने 1st से 12th तक की अप्लाई की। आर्ट साइड से अप्लाई की थी हमने स्टार्टिंग में। और वो हमें परमिशन मिल गई, और उसके 1-1.5 साल के अंदर अंदर हमें परमानेंट रिकॉग्निशन भी मिल गई थी। अच्छा। हाँ, तो सर इसका मतलब आपको बेनिफिट मतलब लॉ करने का ही ज्यादा मिला है? मैं समझता हूँ कि मैं लॉ का स्टूडेंट था, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। मैं नियमों को पढ़ के स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहा, उसका मुझे फायदा मिला। क्योंकि कोई कमी मैंने छोड़ी नहीं। जो नियम थे, कोई भी जांच होती है तो नियमों के आधार पर तो होती है।
उन नियमों को आपने मतलब हाँ, जितने भी नॉर्म्स थे, एजुकेशन नॉर्म्स थे, वो सारे मैंने पूरे। सर मैंने सुना है कि जैसे आपने आर्ट की मान्यता ली और उसके साथ साथ जैसे आपने कॉमर्स की भी क्लासें लगाई और उसमें भी आपने बच्चों को अच्छा रिजल्ट दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छा रिजल्ट हो, बल्कि बच्चे आप विश्वास नहीं करोगे, मेरिट तो आती ही थी। अच्छा। और हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट सीए बन चुके हैं। अच्छा जी। हाँ, तरुण है बाडा ब्राह्मण से। अच्छा जी। और जो डाया से एक लड़की थी रितु, बोर्ड मेरिट आई थी उसकी 10th में, अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुकी है। अच्छा जी। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले क्या हुआ, बीच में एक बार गवर्नमेंट ने एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा बदलाव किया था। उसने आर्ट और कॉमर्स को एक कर दिया। अच्छा, इकट्ठा कर दिया। हाँ, इकट्ठा कर दिया था, दो ही साइड बना दी। अच्छा जी। एक का नाम कुछ ऐसा रखा था, आर्ट और कॉमर्स को मिला के। अच्छा। वो दूसरी साइंस थी, ह्यूमैनिटी और कॉमर्स व्यवसाय मिला के, मतलब एक साइड बना दिया था। तो उसका क्या हुआ कि उसका बेनिफिट हमें मिला, क्योंकि +2 की मान्यता तो थी हमारी आर्ट की, तो हम कॉमर्स के बच्चों को भी पढ़ा सकते थे नई पॉलिसी के तहत। अच्छा जी। तो मैम एमकॉम और एमबीए है। अच्छा। और आपको पता ही है कि मैम तो गोल्ड मेडलिस्ट है। और जो अब्दुल कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति थे, उनसे गोल्ड मेडल लिया हुआ मैम ने। अच्छा जी। हाँ, आपको फोटो भी दिखा देंगे। तो इसको मैडम ने इस चीज को खुद अपने ऊपर जिम्मेदारी ली कि कॉमर्स के बच्चों को मैं पढ़ा लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमबीए थी मैम और एमकॉम थी। और उस दौरान मैडम ने बीच में बीएड भी कर ली थी, साथ के साथ शादी के बाद की थी। अच्छा जी। और वो कर चुकी थी, वो भी मैम उस कॉलेज की टॉपर थी। अच्छा जी। हाँ, और उस कॉलेज से इंग्लिश मीडियम से बीएड करने वाली सिर्फ मैम ही एक स्टूडेंट थी। अच्छा जी। हाँ, और टॉप किया था उस कॉलेज में। वेरी गुड। तो सर मैम ने फिर कॉमर्स के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। और मैं भी एलएलबी हो चुका था, तो एक सब्जेक्ट मैं भी पढ़ा देता था ताकि मैम का वजन कम हो जाए। अकाउंट और इकोनॉमिक्स तो मैम पढ़ाती थी। हिंदी इंग्लिश तो होते ही है सभी बच्चों के पास। एक बिजनेस स्टडी था वो, क्योंकि कंपनी एक्ट में मैंने लॉ के अंदर एक कंपनी एक्ट एक वो होता है, एक सब्जेक्ट है। अच्छा, वो मैंने पढ़ा था, टैक्सेशन पढ़ा था। तो इन चीजों का बेनिफिट मुझे ये मिला कि जो बिजनेस स्टडी थी वो पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं थी, बिल्कुल इजी था मेरे लिए। वो मैं पढ़ा देता था और बहुत अच्छे रिजल्ट आते थे, क्योंकि कॉमर्स की पूरी कंट्रोल हमारे हाथ में रहती थी। अच्छा। बाद में फिर क्या हुआ कि कई सालों तक चलता रहा, फिर बाद में गवर्नमेंट ने फिर इनको तीनों को अलग अलग कर दिया। अच्छा, 3 पार्टों में अलग अलग बांट, आर्ट कॉमर्स और साइंस अलग कर दी। अच्छा जी। और फिर हमने चलाने बंद कर दिए, क्योंकि मान्यता हमारे पास आर्ट की थी। इस वजह से बंद करना पड़ा। सर अब मैं एक क्वेश्चन मैम से करना चाहता हूँ। श्योर मैम, नमस्कार। नमस्कार मैम, जैसे मैंने सुना है कि आप चेन्नई, तो भारत का इतना बड़ा शहर है, वहाँ पे आपका पाल पोषण हुआ, वहाँ पे आपकी शिक्षा हुई, शिक्षा प्राप्त की आपने, वहीं से ली। और फिर जैसे आपने सर से शादी की, और शादी करने के बाद सर तो मतलब एक गांव से जुड़े हुए थे, तो गांव से जुड़े होने के बावजूद भी आपने मतलब इतने बड़े शहर से आकर गांव में मतलब कैसा फर्क मतलब महसूस किया? सर एजुकेशन मेरी वही हुई है, जन्म भी वही हुआ है। और यहाँ पर जब मैं आई तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ की जो भाषा का, अच्छा जी, हाँ, भाषा का भी अंतर होगा मैम, लैंग्वेज का बिल्कुल था सर। पहले तो मुझे हरियाणवी, मतलब पहले ज्यादातर बच्चों के ना पेरेंट्स कम आते थे स्कूल में, उनके बुजुर्ग जैसे दादा दादी ये लोग आया करते थे, और उनको दादा दादी ही ज्यादा आते थे, और उनका तो पता ही आपको, वो हरियाणवी ही बोलते थे। आजकल तो पेरेंट्स फिर भी हिंदी से बोलते हैं। तो उस टाइम तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता था, और मुझे सर को बुलाना पड़ता था, ऑफिस में आ जाते थे। अच्छा, भाषा का मतलब बड़ा इशू रहता था आपका? बहुत बड़ी इशू थी, क्योंकि वो जिस हिसाब से बोलते ना, वो बिल्कुल ठेठ हरियाणवी बोलते थे। तब तक तो मैं भी नई थी, तो मुझे भी हरियाणवी इतनी समझ नहीं आती थी। हिंदी में बात करते तो मैं कर लेती, जवाब दे देती, मगर मुझे समझ कम आता था, तो मैं सर को बुलाना पड़ता था कई बार, सर आप आओ टाइप। फिर धीरे धीरे टाइम के साथ मतलब मुझे आने लग गई।
और अब तो मैम परफेक्ट हो चुकी है, अब परफेक्ट हो चुकी लैंग्वेज, चाहे हरियाणवी बोलूं नहीं मगर समझ में सब आ जाती है। तो ये थी। और दूसरी दिक्कत सर ये थी यहाँ के टेम्परेचर की। हाँ जी। तो यहाँ के दोनों ही एक्सट्रीम टेम्परेचर है। हरियाणा के मतलब हमारे साउथ में वहाँ पे ऐसा नहीं होता था, मॉडरेट सा टेम्परेचर होता था। तो उसमें शुरू के 1 साल दिक्कत आई उसकी, तो कि बहुत ठंड लगती थी। कोई भी काम करते तो दिमाग में सर्दी रहती थी, जैसे बहुत ज्यादा ठंड लगती थी, सर्दी भी ज्यादा, गर्मी भी ज्यादा, एक्सट्रीम टेम्परेचर होते थे। ये 2 दिक्कत आई मुझे हरियाणा में, और वैसे और कोई दिक्कत नहीं है। और रही डिफरेंस की बात, तो सर डिफरेंस ऐसा बच्चों के अंदर तो कोई डिफरेंस नहीं है सर। अच्छा जी। हाँ, उनका माहौल का ही डिफरेंस है कि भाई वो गांव में रहते हैं तो उनकी बोली थोड़ी सी अलग है। नहीं तो बच्चों का जो IQ लेवल है वो मैं आपको कहूंगी कि शहर के बच्चों से बहुत ज्यादा है। अच्छा गांव के बच्चों, यस, कैचिंग पावर अच्छी है, IQ लेवल ज्यादा है। प्रॉब्लम है सिर्फ 2। अच्छा जी। यस, एक तो है कि जो बच्चे, जैसे बच्चे तो बच्चे होते हैं सर, बिल्कुल ठीक है, तो जो बच्चे खुद से मतलब जैसे उनके अंदर पढ़ने की जो ललक है, उस तरह के बच्चे हैं वो, उन बच्चों को तो आप ये समझ लो कि वो तो टॉपर है वो बच्चे। अच्छा जी। और प्रॉब्लम होती है उन बच्चों में कि जिनको खुद की पढ़ने की लगन नहीं है, उन बच्चों की दिक्कत है सर। अच्छा। तो उन बच्चों के लिए बस फर्क ये है, जो शहर में या हमारे चेन्नई की बात कर रहे थे, वहाँ पे पेरेंट्स इनिशिएटिव लेते हैं। अच्छा। बच्चों को पढ़ाते हैं। होमवर्क करना तो बच्चों का काम होता है। वो बच्चे मतलब उसको काम नहीं समझते ज्यादातर इनिशियल स्टेज में, शुरू के 3-4 साल के में 5 साल भी समझ लो। अच्छा। 2nd या 3rd तक बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको ना काम करने की ललक नहीं होती, पेरेंट्स का सहयोग चाहिए जिसको, पड़ता है सर उनको। अब वो प्रॉब्लम ये है कि गांव में कई पेरेंट्स पढ़े लिखे खुद नहीं है, तो खुद नहीं है तो क्या काम पेरेंट्स करा नहीं सकते, तो ये प्रॉब्लम है। तो ऐसे बच्चों को किसी न किसी तरह कोई उनका ऐसा करना चाहिए इंतजाम कि वो बच्चे होमवर्क करके आए। भाई स्कूल के बाद जो घर पे काम मिलता है वो बच्चा प्रॉपरली करे, ताकि बच्चे का जो इम्प्रूवमेंट है वो हो सके। बच्चों की खुद की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं तो पेरेंट्स की ही कहूंगी, पेरेंट्स को कोई इंतजाम करना चाहिए कि उनका होमवर्क करा के भेजे। और होमवर्क सिर्फ रिटर्न होमवर्क को होमवर्क मानते हैं सर, लर्न के होमवर्क को होमवर्क नहीं मानते हैं। गांव में ये प्रॉब्लम है सर। लर्न का मतलब ये होता है कि ना टीचर ने ये कहा कि बेटा याद करके आओ, ठीक है, चाहे बेशक टेस्ट ना हो, मगर लर्न का मतलब अगर आज आपने एक चैप्टर जैसे मैंने दे दिया आपको लर्न करने के लिए, अगर आप वो आज याद करोगे तो 2-3 दिन के बाद जब मैं टेस्ट लूंगी दोबारा से आप लर्न करोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, उसमें आपकी समझ बढ़ेगी। मगर उस दिन वो लर्न के चीज को लर्न मानते ही नहीं है, तो ये प्रॉब्लम है सर। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों के दिमाग की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स की ही प्रॉब्लम है कि वो थोड़ा बहुत टाइम निकाले, खुद बच्चों को सपोर्ट करे, जिनको खुद निकाले, या उनको मतलब ट्यूशन पे होमवर्क करने के लिए ट्यूशन पे भेज दे, चाहे सारी लर्निंग नहीं तो थोड़ा इतना वो इनिशिएटिव इनिशियल ईयर्स में बच्चों की जो स्टार्टिंग ईयर्स है ना, 5th क्लास तक बेस में ही। मगर पेरेंट्स गांव में क्या सोचते हैं कि अभी ये क्या बोर्ड की एग्जाम थोड़ी ना है, बच्चा ये नहीं समझते कि है ना, आप नींव जो अभी डाल दोगे ना, पढ़ने की आदत आप आज डालोगे तो ये बच्चा पढ़ेगा। आप इसको ना 5वीं तक मानो 10 ईयर का हो जाता है बच्चा, अगर आपने 10 ईयर तक उसको बच्चा है करके आप छोड़ देते हो तो वो बच्चे की आदत बिगड़ चुकी होती है। सही बात। उसके बाद तो है ना किस्मत की बात है कि वो बच्चे की आदत सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, फिर बच्चे को सुधारना मुश्किल हो जाता है। तो कोई बच्चे सुधर भी जाते हैं, नहीं भी सुधरते। वही तो मैं कह रही हूँ कि वहाँ पे किस्मत आ जाएगी, या वही बात है पेरेंट्स बाद में पीछे पड़ेंगे उनके कि अब पढ़। तो आप शुरू से ही अगर आप उनको पढ़ने की आदत डाल दोगे तो उनको बर्डन ही नहीं होगा उस चीज का भी। जिस तरह वही बात है, जिसको अनार नहीं पढ़ना आएगा तो वो पूरे के पूरे सेंटेंस और क्वेश्चन कैसे याद कर पाएगा। मतलब ये हम ये उम्मीद करते हैं कि पेरेंट्स ना हमारा इस चीज में सहयोग करें कि बच्चे को जो होमवर्क मिलता है, लर्निंग का मिलता है तो याद करवाएं, और रिटर्न का मिलता है, राइटिंग का मिलता है तो लिखवाएं। और इस तरह से अगर कोऑपरेशन पेरेंट्स का मिल जाए तो हम दावे के साथ कहते हैं हमारे स्कूल के बच्चे
आप किसी का भी, मैं तो शहर सिर्फ हिसार की बात नहीं कर रहा, इंडिया के किसी भी स्कूल के बच्चे के साथ आप कंपेयर कर सकते हो, इतना हाई IQ हमारे बच्चों में। अच्छा बिल्कुल। और सर दूसरी प्रॉब्लम ये है, मैं ये भी पेरेंट्स की ही मान रही हूँ कि पेरेंट्स गांव के अंदर, जो विलेज के अंदर जो पेरेंट्स हैं, वो लोग स्कूल की जो बच्चों की फीस होती है, अच्छा उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे हैं। वो लोग उसको फीस को ये सोचते हैं कि फीस कोई मतलब लास्ट में रखते हैं। अपना जो भी हम बजट बनाते हैं, मंथली बजट है या ईयरली बजट जो भी बना रहे हो, उसको रखते हैं लास्ट में। अच्छा तो अब स्कूल की फीस के अलावा बाकी सब खर्चों को वो ऊपर रखते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए सर। स्कूल की फीस उनके बच्चों का भविष्य है। एक व्यक्ति मतलब क्यों कमा रहा है मर मर के दिन रात, क्यों कमा रहा है? वो बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा होगा, है उसके लिए कर रहा है। और उन्हीं के बच्चों को आप ना फीस के लिए आप मतलब उनको लास्ट में कर देते हो। तो वो एक गलत मतलब जो धारणा बनी हुई है लोगों के अंदर, इस तरह का विचार नहीं होना चाहिए। स्कूल की फीस को ऊपर रखना चाहिए और समय पर देनी चाहिए, समय पर देनी चाहिए, ताकि बच्चों के दिमाग पे प्रेशर ना हो इस चीज का। उनका काम सिर्फ पढ़ाना हो और टीचर्स का काम भी सिर्फ पढ़ाना हो। उनका पढ़ना हो बच्चों का और टीचर का पढ़ाना हो। ये फीस की टेंशन वाला काम पेरेंट्स अपनी तरफ से इस चीज को हल कर सकते हैं और यही सपोर्ट चाहते हैं। फीस तो देनी है, पेरेंट्स को देनी पड़ती है। अगर समय पर फीस दे देंगे तो हम भी टीचर को समय पर सैलरी दे पाएंगे, वो भी खुश रहेंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे और स्कूल का सिस्टम अच्छे से चलेगा। हम अपनी एनर्जी है, हमारा जो टैलेंट है, वो बच्चों को दे पाएंगे। नहीं तो हमारी एनर्जी फीस निकलवाने में चली जाती है। क्योंकि स्कूल सर वैसे भी आप सोचो, एक हैप्पी पर्सन होगा ना, वही एक हैप्पी एनवायरनमेंट दे सकता है। बिल्कुल सही बात है जी। तो ठीक है ना, जितना ज्यादा आप हैप्पी होगे उतना ही ज्यादा आप हैप्पीनेस फैला सकते हो। अगर आप टेंशन में होगे तो आप अपना काम तो कर रहे होते हो, मगर वो टेंशन तो दिमाग में रहती है, कहीं ना कहीं किसी कोने में इफेक्ट होती है उस चीज की। तो हमें फीस जैसी चीजों के लिए है ना मतलब टेंशन नहीं होनी चाहिए। तो यही है सर फर्क बस शहर में और उसमें कि थोड़ा सा पेरेंट्स का सपोर्ट। शहर के अंदर क्या होता है कि बल्कि वहाँ क्वार्टरली फीस जमा होती है शहर में। 3 महीने की एडवांस फीस जमा होती है हर स्कूल में। आप किसी भी स्कूल में जाके सुने हैं सर मैंने। तो वहाँ पर क्या है कि फीस की टेंशन ही नहीं है स्कूल को। स्कूल अपनी पूरी एनर्जी लगाता है बच्चे की ग्रोथ के ऊपर। तो वो हम भी कर सकते हैं। हम हाईली क्वालिफाइड हैं, डबल MA हूँ, BEd हूँ, LLB हूँ, मैडम MBA है, MCOM है, BEd है और आप सब भी MA BEd हो। तो इतने हाईली क्वालिफाइड अपना स्टाफ है, तो उसकी एनर्जी का सदुपयोग तभी हो सकता है जब उनको समय पर सैलरी मिले। सर और वो पेरेंट्स ही कर सकता है। पेरेंट्स टाइम पर फीस जमा कराएं। फीस वाली टेंशन ना हो तो सर हम ना मतलब अपना ज्यादा सारा टाइम मतलब अपना काम करने में और काम करवाने में निकालेंगे। ये काम रह जाता होगा। ज्यादा इनोवेशंस करेंगे, आपको नए नए तरीके स्टाफ को बताएंगे भी आपको ऐसे पढ़ाना चाहिए सर, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। फिर भी हम हमारी जितनी, हम भी इंसान है, हमारी भी कैपेबिलिटी है। अगर आधा दिमाग वहां पर खप जाता है तो फिर आधी ही हम क्रिएटिव कर पाते हैं चीजें। फिर भी हमारा जितनी एनर्जी है, जितना लेवल है हमारा, उस हिसाब से मैक्सिमम करवाते हैं बच्चों को। और चाहे बच्चा गांव का है, हम दिमाग में ये नहीं रखते कि ये गांव का बच्चा है। हम सोचते हैं कि हमें इन बच्चों को शहर के बच्चों के हिसाब से ही तैयार करना है, क्योंकि ये बच्चे पढ़ लिख के गांव में नहीं रहने वाले हैं। इन बच्चों को शहर में ही जाना है बिल्कुल फाइनली। तो उन बच्चों को अगर जब फाइनली जाना है और इनकी जो कंपटीशन है वो भी शहर के बच्चों से होनी है, तो उनको हम उनकी प्रिपरेशन भी शहर के बच्चों के हिसाब से ही कराना चाहते हैं। तो हम हमारे अंदर मन में भेदभाव नहीं है, मगर पेरेंट्स थोड़ा सा इस बात पे उनको विचार करना चाहिए कि उनको फीस देनी ही देनी है। तो स्कूल को प्रायोरिटाइज करें, स्कूल की फीस को ऊपर रखें अपने बजट के अंदर और बस फिर उनका काम है समय पर फीस। हाँ बस उनका एक काम है, बाकी फिर हमारा काम है समय पर बच्चों को भेजे और समय पर फीस दे। उसके बाद तो अपना ही काम है, हमारा काम है। तो इससे क्या सर, जैसे समय पर जैसे बता रहे हो आप फीस नहीं आ पाती, और उससे मतलब बच्चे के जो दिमाग पे कुछ असर पड़ता है? थोड़ा बहुत तो देखो असर पड़ता ही है। मान लो पेरेंट्स समय पर फीस जमा नहीं कराता, हम बच्चे को बोलते हैं और बच्चा घर पर जाकर बोलता है, तो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा ऐसा फील होता होगा कि
अननेसेसरी एक प्रेशर आता है बच्चे को। लेकिन इसमें जिम्मेदार पेरेंट्स ही है। जिम्मेदार पेरेंट्स इसलिए है कि पेरेंट्स का काम था 10 तारीख से पहले फीस जमा कराना। अगर वो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है तो वो एडवांस में जमा करा दे 6 महीने की फीस, और 6 महीने की बाद में जमा करा दे एडवांस में। ये बाद में देने वाला तो कहीं पर भी रूल नहीं है। हाँ जी, पहले जमा करवाते हैं। बाकायदा गवर्नमेंट ने, बाकायदा एजुकेशन एक्ट में गवर्नमेंट ने नियम बना रखे हैं 10 तारीख तक फीस जमा होनी चाहिए उस महीने की। जैसे अब महीना चल रहा है फरवरी, हाँ जी, तो इस महीने के अंदर 10 तारीख तक फीस जमा हो जानी चाहिए। हाँ, इस महीने की फीस की बात कर रहा हूँ, 1 से 10 तारीख के बीच में मतलब फीस जमा करवा हो जानी चाहिए। ये रूल है, नहीं तो बच्चे का नाम काट सकते हैं। नहीं तो बच्चे का नाम काट सकते हैं, वो हमें अच्छा नहीं लगता। हमें भी पता होता है गाँव है, पेरेंट्स की जो सैलरी है वो हर महीने नहीं आती। लेकिन देखो मैनेज तो उसी को करना पड़ेगा, पेरेंट्स को ही। अगर उसकी सैलरी हर महीने नहीं आती, फसल पर देना चाहता है तो फसल पर एडवांस जमा करा दे। 6 महीने को जैसे 6 महीने की करा दे, 6 महीने में फसल तैयार हो जाती है, फिर अक्टूबर में करा दे। मैंने सुना है जैसे इस एरिया के अंदर मतलब इतना बेस्ट रिजल्ट आने के बावजूद भी हमारे स्कूल में बच्चे कम हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। मैं इस आपकी बात को सुनकर जो मेरे जहन में आ रहा है वो मैं समझता हूँ कि 2 कारण है। अच्छा, पहला कारण तो ये है कि जब हमने स्कूल की स्थापना की थी, गोरिजा स्कूल की स्थापना की थी, तो बाड्डा ब्राह्मण के अंदर भी सिर्फ एक ही गवर्नमेंट स्कूल था 5वीं तक। 5वीं तक का? सिर्फ 5वीं तक। अच्छा, तो इस दौरान आज तक वहां पर 5वीं का स्कूल है, एक 8वीं का अपग्रेड हो गया। अच्छा, और दूसरी तरफ एक लड़कियों का स्कूल भी खुल गया। अच्छा, 3 स्कूल हो गए 6 से 12 तक। इस छोटे से गांव के अंदर ही देखो आप 3 स्कूल हो गए थे। अपना नेबरहुड जो विलेज है हरिता, उसके अंदर 10th तक का स्कूल है, एक अलग 5th तक का भी स्कूल है प्राइमरी का। जितने भी सराउंडिंग में गवर्नमेंट स्कूल हैं सभी में पहले 5th तक के स्कूल होते थे। वहाँ बाड्डा चट्टान में भी शायद 8th तक का तो है ही, शायद 10th तक का भी हो गया हो, और भर्री के अंदर भी 5th तक का स्कूल है, पहले वहाँ स्कूल था ही नहीं शायद। अच्छा जी। आप जितने भी गांव हैं सभी के अंदर गवर्नमेंट स्कूल भी अपग्रेड हो गए हैं। अच्छा जी। एक तो कारण ये है, और इसके अलावा प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो भी समय के साथ साथ खुल गई। बाड्डा ब्राह्मण में पहले गोरिजा स्कूल ही होता था। अच्छा। मैं तो कहता हूँ इस एरिया के अंदर 10-12 गाँव के अंदर सिर्फ 2 ही स्कूल थे। अच्छा जी। गोरिजा स्कूल, एक बाल विहार, ग्रामीण बाल विहार। अब आप देखो बाड्डा ब्राह्मण के अंदर एक स्कूल आ गया, फिर उसके थोड़ा सा चलते ही एक आगे जीवीएस है, काफी स्कूल खुल गए। और बुरे के अंदर भी 2-3 स्कूल है, सियाड़वा में भी कई स्कूल हैं, तलवंडी रुक्का जहाँ से हमारे बच्चे आते थे वहाँ बड़े-बड़े 2 स्कूल हैं। अच्छा सर, एक कारण और पूछ रहा हूँ। और दूसरा कारण जैसे कि आपने कहा कि इतने अच्छे रिजल्ट्स आने के बावजूद भी, जैसे कि मेरे पीछे ये चार्ट नजर आ रहा है, कितने बच्चों के 90 से ऊपर मार्क्स हैं, 97 तक। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये हर साल की कहानी है, हर साल ही ऐसे अच्छे अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसके बावजूद भी बच्चों की संख्या कम होने का कारण ये है कि जो अड़ोसी पड़ोसी जो स्कूल हैं उन स्कूलों की जो एक स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल ही मार्केटिंग टाइप की है, प्रोफेशनल, मतलब जो हमारा प्रोफेशन एजुकेशन का उससे हटके है। वो उन्होंने इस तरह की एक अव्यवस्था फैला रखी है सोसाइटी के अंदर, उनको बच्चा चाहिए किसी भी कीमत पर। हालांकि एक सिस्टम होता है कोई किसी स्कूल का, भी आपके स्कूल की 6th क्लास की क्या फीस है, 1st की क्या है, 10th की क्या है, उस फीस के अंदर ही तो बच्चे लेने होते हैं जी। लेकिन उनका कोई सिस्टम नहीं है, मतलब व्यापार बना दिया जी। बिल्कुल, उन्होंने जैसे बोला करते थे दुकान बना रखी है स्कूल को, बस बच्चा आना चाहिए। उन्होंने सिर्फ मनी पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो स्कूल चला रहे हैं, पैसा चाहिए। जो बच्चा, मान लो जिस बच्चे की 15,000 रुपए फीस बनती है वो उसको 8,000 में भी पढ़ा देते हैं, 7 में भी पढ़ा देते हैं। 3 बच्चों में एक बच्चे की फीस होती थी माफ, जैसे प्राइवेट स्कूलों में, वो क्या बता 2 बच्चों की भी फीस माफ कर देते हैं। अच्छा जी। तो इस तरह का एक माहौल है, उसमें देखो
जो एक व्यवस्थित स्कूल होगा, सिस्टमेटिक स्कूल होगा, उसको नुकसान तो उठाना ही पड़ता है। वही एक नुकसान हम झेल रहे हैं, लेकिन हम अडिग हैं। अपनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को हम गिरने नहीं देंगे। अंतिम सांस तक वो हम बना के रखेंगे, हमने बना के रखी हुई है और बढ़ते रहेंगे। कोई नहीं, हम बेशक कछुआ हों, लेकिन हमारी जो विजन बिल्कुल क्लियर है और हमारी जो मंजिल है हमें बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बात और बताना चाहूंगा सर कि गोरिजा स्कूल स्टार्टिंग से ही नकल का विरोधी रहा है। अच्छा, ये तो सुना है जी मैंने। हमारा मानना है कि नकल को हम एक जहर मानते हैं, जो बच्चे के अगर जीवन में घुल जाता है तो बच्चे के करियर को चौपट कर देता है। एक बार हल्की फुल्की खुशी मिल जाती है नकल करके बच्चे को, लेकिन आने वाला जीवन उसका बर्बाद हो जाता है। हम कभी भी नकल को प्रमोट नहीं करते। और आप हमारा कभी किसी भी साल का इतिहास उठा के देख ले, शुरुआती सालों में तो बेशक से 2-4 साल हम हमारे टीचर गए होंगे बच्चों के साथ सेंटर में, लेकिन बाद में हमने जब देखा कि ये इतना बड़ा एक जहर है नकल, तो हमने कसम खा ली कि बच्चों को इस नर्क में नहीं धकेलेंगे। और हम बच्चों को इतनी अच्छी तैयारी करके भेजते हैं, इतने वेल ट्रेंड करके भेजते हैं, और भगवान भी उनकी सुनता है। आप रिजल्ट देखो, कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं और हर साल की कहानी है। अभी रिसेंटली कुछ बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगे हैं, तो उनके पीछे कुछ आप सर अभी रिसेंटली 2 महीने के अंदर ही हमारे 5 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक लड़की तो एयरफोर्स में गई है। और सभी बच्चों की, आप किसी का भी इंटरव्यू ले लो, किसी ने कोई कोचिंग नहीं ली, सभी ने घर पर बैठकर मेहनत की है। और गोरिजा स्कूल से जो उनको गुण मिले थे मेहनत करके आगे बढ़ने के, वो चीज उनके बहुत काम आई है। हमने बच्चों का इंटरव्यू भी किया था पीछे। अच्छा। आप उसको भी देख सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, शायद ही कोई ऐसा गांव होगा जिसमें हमारे स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगे। हर गांव के अंदर हमारे बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। और जो बच्चे प्राइवेट सेक्टर में हैं वो भी उच्च पदों तक गए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैनेजर। अच्छा। और कई बच्चे तो मैं बताऊं सर आपको, जो हमारा शुरुआत का फर्स्ट बैच था ना, उस बैच के कुछ बच्चे तो ट्रांसपोर्टर बने हुए हैं। अच्छा जी। कई उनकी ब्रांचें हैं। कभी वो मिलते हैं तब पता चलता है मुझे बच्चे कहाँ पहुंच गए हैं। गोरिजा स्कूल का प्रकाश मैं कहूंगा कि पूरी इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका। हमारे बच्चे विदेशों में भी हैं। अच्छा जी। बिल्कुल है, कोई कनाडा में है, यूके में है, यूएसए में है। मतलब बेस्ट एजुकेशन पाकर वो, मतलब हाँ, वो वहां पर उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली तो वहां चले गए। तो सर जैसे मुझे लगता है कि हम जो हमारी एजुकेशन है बिल्कुल परफेक्ट है। बस थोड़ी बहुत जो दिक्कत हमें आ रही है वो यही है, पेरेंट्स का सहयोग। पेरेंट्स का सहयोग चाहिए हमें। 25 सालों से देखो हमने अपनी मेहनत करके साबित किया है बच्चों को कामयाब करके, तो वो हम पर भरोसा दिखाएं, बच्चों को भेजें। 100-200 फीस के अंतर पर स्कूलों को चेंज कर लेते हैं। ये थोड़ी सी उनको अपनी मानसिकता चेंज करनी पड़ेगी। अगर अच्छी क्वालिटी चाहिए तो थोड़ा बहुत हो सकता है फीस हमारी ज्यादा भी है तो उनको सहन करनी चाहिए, क्योंकि हम उस लेवल की एजुकेशन भी दे रहे हैं बच्चे को। आप अपने स्कूल के बच्चों का लेवल चेक कर सकते हो, किसी भी शहर के बड़े से बड़े स्कूल के बच्चे के साथ कंपीट करवाओ। हम बताएंगे हमारे बच्चे कितने लेवल पर हैं, हम करवाते हैं और साबित होता है। हमें साबित करने की जरूरत ही नहीं है। हर साल कुछ बच्चे, हमारे बच्चे जाते हैं, कोई आर्यन में जाता है, कोई मॉडर्न डिफेंस में जाता है, कोई कृष्ण प्रणामी में जाता है, वहां जाके टेस्ट देते हैं और अच्छे से एडमिशन हो जाता है, उनका कोई दिक्कत नहीं होती। आपके बच्चों को तो होता ही नहीं जिसमें जैसे है, वैसे नॉर्मली बच्चों का नहीं होता, लेकिन हमारे स्कूल का कोई बच्चा नहीं अटकता, उनको एडमिशन हो जाता है, आराम से होता है, क्योंकि बच्चे हमें टॉपर बनते हैं। ऐसे कितने बच्चों को उदाहरण दे दूं आपको। अब ये बताओ, अगर हमारा बेस अगर अच्छा है, जब हम शहर के लेवल की पढ़ाई दे रहे हैं, तभी तो वो बच्चे वहाँ टॉप कर रहे हैं। ये तो सभी पेरेंट्स मानते हैं कि गोरिजा स्कूल जो बेस बना देता है वो बेस शायद दूसरे स्कूल नहीं बना पाते। उसका कारण क्या है सर, कि हम जो खुद मैम भी और मैं भी
बच्चों के चीजों को चेक करते हैं। हर बच्चे की हमें जानकारी हम बाय नाम से जानते हैं, बच्चे के पेरेंट्स के नाम से जानते हैं। हर बच्चे की हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये बच्चा कौन है, क्या नाम है, हमें पता है। हम खुद भी जैसे एजुकेशन से कनेक्टेड है सर, ये बहुत बड़ी मतलब रोल है। ज्यादातर में क्या होता है, जो वहाँ का डायरेक्टर होता है जी, वो अपने मतलब प्रिंसिपल रख लेता है, मतलब कोई जॉब पे लगा लेता है, वो प्रिंसिपल होते हैं, चलो अच्छे होते हैं वो भी, मगर फिर भी एक तो वही बात है, एक आप खुद इनिशिएटिव करो और एक दूसरे से करवाओ, फर्क है बिल्कुल। तो आप जैसे कि सर रिसेंटली मैं बताऊं, मैं उनकी बात को बीच में काटना चाहूंगा, अभी जैसे हमें टाइम नहीं मिलता बच्चों की रिवीजन कराने का, तो हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रखी है। अच्छा जी। और हम घर से 8 से 9 बजे तक बच्चों को, जो बोर्ड के बच्चे हैं उनकी रिवीजन कराते हैं ग्रामर की। आप रोजाना चेक कर सकते हो। आप सर्दियों में जैसे टाइम कम हो गया तो क्या चैनल का क्या नाम है सर उसका? गोरीजा ज्ञान के नाम से चैनल है और कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है। और एक बात और सर, मैंने अपने स्कूल की जो सिस्टम है उसको पूरा ट्रांसपेरेंट रखा है। अच्छा। आप किसी भी पेरेंट से पूछ लो कि बड़े से बड़े स्कूल में भी बच्चों की फाइल नहीं दिखाई जाती एग्जाम की, लेकिन हमारा जब पीटीएम होती है तो हम बच्चे की हर पेपर दिखाते हैं, फाइल दिखाते हैं, आंसर शीट दिखाते हैं, पेरेंट्स बैठ के चेक कर सकता है। मतलब इतनी जो ट्रांसपेरेंसी आपको हर स्कूल में मिलेगी नहीं जितनी अपने स्कूल के अंदर है। मैक्सिमम स्कूल सर आपके बच्चों के A+ लगा देते हैं, रिपोर्ट कार्ड थमा देते हैं, आपको आंसर शीट पता ही नहीं चलता जी कि आपका बच्चा है क्या एक्चुअल में। हम बच्चे का एक्चुअल रिजल्ट देते हैं, बेशक हमें पेरेंट्स की 2 बातें सुननी पड़े, कोई बात नहीं, नाराज होते हैं पेरेंट्स, हम भी समझते हैं, हर पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा टॉप हो, लेकिन हमें भी तो देखना होता है कि भी बच्चा क्या, अगर हम एक्चुअल रिजल्ट नहीं देंगे तो उसमें मेहनत कैसे कर पाएंगे, टीचर कैसे सबक ले पाएगा कि भाई बच्चा इस लेवल पर है, मुझे आगे बढ़ाना है। 8 से 9 तक तो हम बच्चों को टॉपर बना सकते हैं, 10th में तो टॉपर बच्चे को खुद बनना पड़ेगा। बिल्कुल। हम उसकी प्रिपरेशन कराते हैं बच्चों को कि वहाँ जाके टॉप करे। क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर तो कोई भी बच्चा 99, 98 कर देंगे, कोई स्कूल भी कर देगा। इसीलिए हम ये नहीं सर, कई स्कूलों की ये पॉलिसी रहती है, ज्यादातर स्कूलों की रहती है, मैं बताऊँ आपको, बच्चों को है ना 9 तक टॉप रखेंगे, पेरेंट्स को ऊपर एक पट्टी बांधे रखेंगे आंख पर, भी आपका बच्चा टॉपर है, 80 से अबव है, 90 से अबव है, और 9th में जाके उनको पता कि 10th में रिजल्ट खराब करेगा, फिर वो 9th में फेल कर देते हैं। ऐसे कितने बच्चों को मैंने 10th कराई है मेहनत करके। आपके पास भी आई? मेरे पास आते हैं बच्चे, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ। क्यों समझता हूँ? क्योंकि मैं ये समझता हूँ, मैं ये चैलेंज लेता हूँ कि मुझे पता है कि बच्चे पे काम नहीं हुआ, अब बच्चे की जो क्षमताएं हैं, कैपेसिटी है, उसका सही यूज नहीं किया गया। अगर उसको सही यूज किया जाए तो ये क्यों नहीं पास हो सकता? हो सकता है। और विश्वास नहीं करोगे आप, ऐसे बच्चों को हमने बोर्ड मेरिट दिलाई। अच्छा जी। बिल्कुल। जो दूसरे स्कूलों ने मतलब फेल करके बाहर निकाल दिया, रिजेक्ट कर दिए थे, फेल कर दिए थे, उन बच्चों को हमने यहाँ पर बोर्ड मेरिट दिलाई, वो भी उनकी मेहनत से। नकल का तो आपको पता ही है कि गोरीजा स्कूल पूरा विरोधी है और हम नकल के अगेंस्ट है। बच्चों ने अपने मेहनत से लिए सर, और साथ में मतलब आपका सहयोग रहा है जिनके ऊपर। वो तो सर देखो, मैं तो आज भी बच्चों को 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास कराता हूँ, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते हो, मेहनत करवाते हैं बच्चों की, और मेहनत करवाने से उनके अंदर का जो एक गुण है वो बाहर आता है और वो कामयाब होते हैं। नकल से ही हमको बच्चों को रिजल्ट दिलाने हो तो फिर मतलब ये प्रोफेशन गलत हो जाएगा हमारे लिए। हम अब ये ना, बच्चे हमारे देश की भविष्य की नींव है, इनको अच्छे गुण डालने हमने। बिल्कुल ठीक है, मतलब नकल करके आप 100 लो, इससे अच्छा तो आप है ना मेहनत से 50 ले लो, वो बहुत अच्छी। सर मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं पैसे कमाने के लिए इस प्रोफेशन में नहीं आया। मैंने ये प्रोफेशन इसलिए अपनाया क्योंकि मेरी आत्मा मुझे बोलती थी कि मुझे ये काम करना है, मुझे इस काम में आनंद आता है। मुझे आप 24 घंटे में से 4 घंटे सोने के दे दो और 20 घंटे बच्चों को पढ़वा लो तो मुझे थकान नहीं होगी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है इस काम को करने में, खुशी मिलती है। और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसी पौध तैयार करूं स्कूल में जो गलत मैसेज जाए समाज के अंदर। नकल का बिल्कुल मैं विरोध करता हूं और ये भी मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है कि मैं एक गलत रिजल्ट
दिखा के पेरेंट्स को खुश करो। ये मेरी शुरू से ही रही है कि जो भी रिजल्ट है बच्चे का पेरेंट्स को दिखाओ, ताकि हम पेरेंट्स की भी मदद ले सके बच्चे को इम्प्रूव करने में। और मैं पेरेंट्स से ये भी कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो पीटीएम में जरूर आए, क्योंकि पीटीएम में हम पेरेंट्स के लिए ही रखते हैं। वहां बच्चे की कमियों का पता चलता है, और पेरेंट्स के सहयोग के बगैर हम किसी बच्चे को इम्प्रूव नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते। उनका सपोर्ट बहुत ही जरूरी होता है। सर, अभी जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके तहत क्या आपने कुछ नया सोचा है अभी? हाँ सर, गोरिजा स्कूल ने पूरी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसी के तहत सारा का सारा जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो हमने फिक्स कर रखा है अपने स्कूल का। अच्छा। और जो देखो, जब स्कूल खुला था तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज की जो टेक्नोलॉजी है काफी बदल चुकी है। और मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही ट्रेडिशनल टाइप का व्यक्ति हूँ, मैं समय के साथ बढ़ने वाला इंसान हूँ। और जो टेक्नोलॉजी नई आई है, मुझे भी वो टेक्नोलॉजी अच्छी लगती है, बच्चों के विकास में जरूरी है, मैं समझता हूँ। और उसी टेक्नोलॉजी का हमने पूरा फायदा उठाने की ठान रखी है। हमने अपना एक चैनल बना दिया है गोरिजा ज्ञान के नाम से, और वहां पर भी हम जो नई नई इंफॉर्मेशन है वो बच्चों के लिए डालते हैं, एजुकेशनल, इंफॉर्मेटिव, नॉलेजेबल। और इसके अलावा इस बार जो हमने करिकुलम बच्चों के लिए निश्चित किया है वो इस तरह का है कि मान लो बच्चा 5 दिन बीमारी की वजह से स्कूल में नहीं आया, तो 5 दिन का उसका कोई 2 चैप्टर रह गए जिनको वो अब कैसे करेगा। टीचर एक बच्चे के लिए तो दोबारा से पढ़ाने मुश्किल हो जाता है, तो एक ही क्लिक पर उसको पूरा चैप्टर मिलेगा जी, पूरा चैप्टर मिलेगा। जैसे क्लास में बच्चा पढ़ता है वैसे ही उसका टीवी के ऊपर वो यूट्यूब के माध्यम से उस पूरे चैप्टर को पढ़ सकता है, देख सकता है। टीचर समझाएगा बाकायदा उसको, मतलब बच्चे का नुकसान नहीं होगा जी। यहाँ पे बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, और बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। पूरी तरह से हमने ठान लिया है कि स्कूल को डिजिटल बनाएंगे कंप्लीटली। वैसे भी बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि हम जैसे बीएड के दौरान हम टीचर्स हैं, हमने पढ़ा है कि ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं, जो टीचिंग एड हैं, ये मतलब बच्चे बहुत ज्यादा मतलब इससे अच्छा मतलब उनको रिस्पांस मिलता है, हमें ज्यादा जल्दी सीखते हैं। तो उस तरीके से भी हम सोच रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे को ना ऑडियो विजुअल चीजों से सिखाएं। अच्छा जी। हो सकता है क्लास में कई बार एक बार बच्चा जैसे ध्यान से ना सुन पाता है जी, कई बार हो जाता है इंसान माइंड डाइवर्ट हो जाए, तो वो उसमें दोबारा से देख सकता है, वही वीडियो दोबारा देख सकता है और कभी भी देख सकता है। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन ही देख सकता है, कभी भी देख सकता है। मोबाइल मतलब वैसे तो बच्चों के लिए अच्छा नहीं होता है, मगर अगर उस चीज का आप अच्छी डायरेक्शन में यूज करवाएं, पेरेंट्स को निगाह रखनी पड़ती है कि आप बच्चा देख क्या रहा है आपका, तो मोबाइल बिल्कुल भी हानिकारक, मतलब वही चीज बेनिफिट ले सकता है। पेरेंट्स को ये नहीं कि मोबाइल पकड़ा के वो कहीं चला जाए तो वो नुकसान हो सकता है, मगर बच्चे के पास आप बैठे हो, बीच बीच में मतलब आप ध्यान करे क्या देख रहा है बच्चा, बच्चे पर विश्वास करो, मगर बच्चे ही है, आपको पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे कर क्या रहे हैं। अच्छा सर, इससे एक फायदा और मिलेगा, क्योंकि आजकल जो सिलेबस है ना कई पेरेंट्स की समझ से बाहर है। तो वो पेरेंट्स बेचारे पढ़ाने में असमर्थ होते हैं, तो बच्चे को बड़ी मदद मिलेगी। जो अब जो हमने एक करिकुलम निश्चित किया है, वो बच्चे घर जाके बिल्कुल एज इट इज जैसे टीचर क्लास में पढ़ाता है वही लेक्चर उसका वहां पर मिलेगा, तो वो आराम से दोबारा देखेगा, 3 बार देखेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा। चाहे कितना भी डिफिकल्ट टॉपिक हो उसको समझ में आ जाएगा। तो ये बड़ा ही मतलब एक नया फीचर रहेगा स्कूल के अंदर, हम जोड़ रहे हैं इस साल से। तो सर ऐसा है, हमारा मकसद रहता है बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट, संपूर्ण विकास हो बच्चे का। तो हर प्रकार की जो एक्टिविटी है, फिजिकल है, मेंटल एक्टिविटीज है, वो सारी हम समय समय पर कराते रहते हैं। और उसका बेनिफिट तो बच्चों को मिलता ही है, और साथ में एक नया फीचर ये जुड़ जाएगा, तो और भी ज्यादा डेवलपमेंट उनकी स्पीड से होगी। जो हमारे मन में एक जैसे आपके प्रति मतलब जानने की जो जिज्ञासा थी वो अब शांत हो गई है, और हम
अध्यापकों की ओर से, बच्चों की ओर से और पेरेंट्स की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, ताकि आप समाज को इसी तरीके से अच्छी एजुकेशन देते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सर, आपका जो विश्वास है हमारे प्रति वो उसके लिए बड़े हम भी आभारी हैं, और हम विश्वास दिलाते हैं पूरे समाज को, सभी अध्यापकों को, जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक हम एजुकेशन क्वालिटी को गिरने नहीं देंगे, और एजुकेशन क्वालिटी आगे ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे जैसे पहले बढ़ाते रहे हैं, बल्कि उससे भी और ज़्यादा सुपीरियर रिजल्ट्स लाने की हमारा कोशिश रहेगी। अगर आपकी भी स्कूल के प्रति कुछ जानने की जिज्ञासा है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और उसका जवाब सर आपको ज़रूर देंगे। श्योर, पक्का देंगे। धन्यवाद।